राधे राधे प्रिय दर्शकों। महेंद्र प्रताप जी अपने गांव के आसपास के इलाकों में सबसे बड़े जमींदार माने जाते थे। महेंद्र प्रताप जी के दो बेटे सूरज और समर। जैसा कि महेंद्र प्रताप जी का नाम था वैसा ही उनका काम भी था। महेंद्र प्रताप जी ने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर अपने इलाकों में सबसे ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा बनाया। महेंद्र प्रताप जी का बड़ा बेटा सूरज पढ़ लिख कर अपने ही शहर में नौकरी करने लगा, जबकि छोटा बेटा समर विदेश चला गया। अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ वहीं जाकर शिफ्ट हो गया। महेंद्र प्रताप जी की पत्नी सावित्री मुखियाइन के रूप में जानी जाती थी। वह बहुत ही दयालु और लोगों से मिलनसार हुआ करती थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा धोखा दिया कि एक दिन सावित्री जी को दाने दाने के मोहताज होने पड़े। सावित्री जी एक दिन एक बारात समारोह में महज दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी चुराते हुए पकड़ी गई। एक व्यक्ति सावित्री जी को पकड़कर रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे बुढ़िया, तुझे खाना चुराने में शर्म नहीं आती? तू क्या क्या चुरा कर यहाँ से लेकर गई है? जल्दी से बता। अरे दोस्तों, जल्दी आओ, यहाँ एक चोर पकड़ी गई है। शर्म नहीं आती? पैर तो कब्र में लटके हुए हैं, ना जाने कब मौत आ जाए, लेकिन चोरी करने की आदत नहीं गई। उस व्यक्ति की आवाज को सुनकर वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। तभी जिसके घर में बारात आई हुई थी, दिनेश लाल जी वहां पर पहुंच गए। उनके ही बेटी की बारात आने वाली थी। वह वहां जाकर देखे कि एक बूढ़ी औरत को कुछ लोग पकड़कर बेइज्जत कर रहे हैं। बूढ़ी औरत का पोटली छीनकर खोल दिए थे, जिसमें से उसने थोड़ा सा दाल चावल और सब्जी चुराया था। दिनेश लाल जी सोचने लगे कि आखिर बात क्या है। यहाँ तो हमने 56 भोग तैयार करवाया है, लेकिन यह बुढ़िया सिर्फ दाल चावल और सब्जी ही चुराकर क्यों जा रही है? जब दिनेश लाल जी ने उस बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखा तो पहले तो उन्हें कुछ धुंधला सा लगा, लेकिन जब उन्होंने दिमाग में जोर डाला तो उन्हें याद आया कि यह तो सावित्री चाची हैं। लेकिन आज इस हालात में कैसे, जो अपने गांव के कई मजदूरों को फ्री में ही ऐसे खिलाया करती थी। कोई भी गरीब 2 दिन 4 दिन के लिए अनाज लेने सावित्री चाची के घर में जाया करता था। सावित्री चाची बिना शर्त लोगों की मदद कर दिया करती थी। लेकिन आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है कि सावित्री चाची खुद थोड़ा सा दाल चावल चुरा कर इस तरह से बेइज्जत हो रही हैं। दिनेश लाल जी के मन में लाखों सवाल हो रहे थे, लेकिन वह उस भीड़ में सावित्री जी से कुछ नहीं पूछ सके और कहा, छोड़ दीजिए इन्हें, आप लोग इन्हें इस तरह से जलील मत कीजिए। लेकर आइए दूसरा खाना, यह तो आप लोगों के चक्कर में खराब हो गया। एक थाली में दाल चावल और सब्जी परोस कर लाया गया, सावित्री जी के हाथ में दे दिए। सावित्री जी खाना लेकर हड़बड़ी में बाहर निकल गई और कुछ ही मिनटों के बाद वापिस आ गई। दरअसल सावित्री जी वहां कैटरिंग के लोगों के साथ खाना बनाने के काम पर गई थी। वहां पर वह सब्जी काट रही थी और भी बाकी कामों में मदद कर रही थी। लेकिन ना जाने सावित्री जी के मन में क्या सूझा कि वह खाना लेकर वहां से जाने लगी। अब दिनेश लाल जी ने सोचा कि जब ये सारा काम समारोह हो जाएगा, उसके बाद मैं सावित्री चाची से जरूर मिलूंगा और पूछूंगा, चाची बात क्या है, मुझे तो बताओ। लेकिन दिनेश लाल जी बेटे की बारात और विदाई में इस तरह से व्यस्त रहे कि उन्हें सावित्री चाची से बात करने का मौका नहीं मिला और यह बात उनके दिमाग से भी निकल गई। जब पूरा घर खाली हो गया, बारात की विदाई हो गई, तब उन्हें दिमाग में आया, अरे
मैंने तो सावित्री चाची से मिला ही नहीं। तब वह दौड़े दौड़े गए। अभी भी कैटरिंग वाला व्यक्ति अपने बर्तनों को अपने ही कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा करवा रहा था, अपने सामान देख रहा था। तभी वहां पर दिनेश लाल जी जाकर पूछे, भाई, कल जो बारात आने से पहले औरत खाना चुराने के आरोप में पकड़ी गई थी, उस औरत के बारे में आप कुछ जानते हो? कहाँ रहती है? आपको कहाँ मिली थी? कैटरिंग वाले ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता साहब, लेकिन जब भी कभी जरूरत होती है तो वह औरत चौराहे के पास भीख मांगती हुई खड़ी रहती है, तो हम वहीं से उसे बुला लेते हैं। वह हमारे साथ बड़े बड़े प्रोग्राम में खाना बनाने के लिए आ जाया करती है और हम उसे उसकी मजदूरी दे देते हैं। साहब, कल मेरे ही काम में वह आई थी और उस औरत ने आपके यहाँ चोरी की। उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। आप दोबारा कभी हम इस तरह से गलती नहीं होने देंगे। दिनेश लाल जी ने कहा, भैया ऐसी बात नहीं है। मैं उस औरत को अच्छी तरह से जानता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा था। अचानक से कैटरिंग वाले ने पूछा, अरे, जब आप उस औरत को जानते हैं तो फिर कल आपने उस औरत से पूछा क्यों नहीं कि आखिर वह खाना क्यों चुरा रही थी? आपने उसे ऐसे क्यों जाने दिया? दिनेश लाल जी ने कहा, अगर जानना ही चाहते हो उस औरत के बारे में तो सुनो। वह औरत अपने गांव की जानी मानी जमींदारनी थी, लेकिन ना जाने किस्मत ने क्या खेल खेला कि आज एक टाइम का भोजन चुराना पड़ रहा है। वह औरत बहुत ही दयालु और समझदार हुआ करती थी। एक जमाने में सावित्री चाची की जुबान पत्थर की लकीर के समान थी। कोई भी सावित्री चाची की बात को नहीं काटता था और न ही सावित्री चाची किसी की अनभल किया करती थी। सावित्री चाची और हमारा घर पड़ोसी हुआ करता था। मेरी माँ की अच्छी सहेली थी सावित्री चाची। उनके दो बेटे समर और सूरज मेरे परम मित्र हुआ करते थे। सावित्री चाची मुझे अपने बेटों की तरह ही प्यार करती थी। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही। सावित्री चाची मुझे नहीं पहचान पाई, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और चाची को मैंने पहचान लिया। अब ना जाने सावित्री चाची से मुलाकात कैसे होगी, कहाँ होगी। भैया, यदि आप दोबारा सावित्री चाची से मिलो तो कृपा करके मुझे उनसे जरूर मिलवाना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इधर सावित्री जब अपने पति को खाना देकर वापस से उसी काम में वापस चली गई थी, तो उनके पति को अचानक से खांसी आने लगी। वह बिस्तर पर रखे हुए दाल चावल को खाने ही वाले थे कि खांसी की वजह से उनका हाथ उस प्लेट में पड़ा और प्लेट उधक कर जमीन में गिर गया। सारा खाना फैल गया। उनके पति महेंद्र प्रताप जी खांस खांस के बेहोशी की हालत में हो गए थे। सावित्री जी जब वापिस आई तो पूरे फर्श पर खाना फैला हुआ था और उनके पति बेहोशी की हालत में पड़े थे। सावित्री जी ने जल्दी से उन्हें उठाकर और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन वह उन्हें लेकर भी जाए तो कैसे। वह बाहर निकलकर ऑटो की तैयारी में लग गई। हर ऑटो वाले की तरफ हाथ देती। कोई तो भरा हुआ होता, कोई तो उन्हें देखकर खड़ा ही नहीं होता। सावित्री चाची इस तरह से ऑटो रुकवाने में व्यस्त थी कि दूसरे साइड से आती हुई कार उन्हें दिखाई नहीं दी। अचानक से वह कार के सामने आकर धम्म से खड़ी हो गई। तभी कार का ड्राइवर कार रोककर डांटते हुए कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मरना चाहती है? और यदि मरना ही है तो तुझे मेरी ही कार मिली थी क्या? हट इधर से, वरना मैं चढ़ा दूंगा। तो फिर लोग यही कहेंगे कि सारी गलती ड्राइवर की है। सावित्री जी दोनों हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कुछ कह रही थी। तभी दिनेश जी ने देखा कि वह औरत बहुत डरी हुई है। उन्हें उस औरत पर दया आ गई। दिनेश जी
उतरकर जब नदी में गए तो उन्होंने देखा कि यह कोई और नहीं, सावित्री चाची ही थी उनकी। उन्होंने हाथ को पकड़ लिया और कहा, चाची, आपने मुझे पहचाना? सावित्री चाची जी ने आंखों में जोर देते हुए कहा, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। दिनेश लाल जी ने कहा, मैंने पहचान लिया चाची। याद करो, हम आपके पड़ोसी हुआ करते थे, आपकी सबसे पक्की सहेली उर्मिला। मैं उनका बेटा हूँ। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सूरज और समर का पक्का दोस्त, पूरा दिन आपके घर पे ही तो रहता था। चाची, याद करो। सावित्री जी ने कहा, अरे, मेरा दिन्नू है क्या? हाँ चाची, आपका दिन्नू ही हूँ। चाची, आप इस हालात तक कैसे पहुंची? क्या हुआ? आप तो अपने इलाके में सबसे बड़ी जमींदार हुआ करते थे। क्या हुआ चाची? आप इस तरह से रोड पर क्यों भटक रही हैं? सावित्री जी की आंखों में आंसू भर आए। वह रूंधे हुए गले से बोली, बेटा, सब किस्मत का खेल है। नहीं चाची, कोई किस्मत का खेल नहीं है। आप मुझसे सच बताओ। दिनेश लाल जी सावित्री जी को वहीं एक पत्थर पर एक साइड में बिठा लिए और जोर देकर सब पूछने लगे। सावित्री जी कुछ बताने को तैयार नहीं थी। दिनेश लाल जी ने अपनी कसम दे दी, चाची, तुम्हें अपने दिन्नू की कसम, सच सच बताओ। सावित्री जी सब कुछ रो रो कर बताने लगी। बेटा, सूरज और समर जब पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हम लोगों ने उनकी शादी कर दी। समर तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया। हम और तुम्हारे चाचा सूरज के साथ ही रहने लगे। जब सूरज घर में होता तो सूरज की पत्नी हमसे प्यार और अपनेपन का दिखावा करती, कोई काम नहीं करवाती। लेकिन जैसे ही सूरज घर से बाहर चला जाता तो सूरज की पत्नी हमें बहुत परेशान करती, हमसे पूरा दिन घर का काम करवाती और हमें उल्टे सीधे बातें भी कहा करती थी। यहाँ तक कि जब मैं कभी बीमार हो जाती तो हम पर हाथ उठाने की भी धमकी दिया करती थी। कई बार दिल चाहा कि ये बहू की हरकतें सूरज को बता दूं, लेकिन बहू चेतावनी दे देती कि यदि तुमने कोई भी बात अपने बेटे को बताई तो खाना पानी बंद ही कर देंगे, साथ ही घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। एक दिन सूरज खुशी से उछलता हुआ मिठाई का डिब्बा लेकर आया और मेरे ही हाथ में रखते हुए कहा, माँ, मेरी कंपनी की तरफ से मुझे प्रमोशन मिला है और मैं 6 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ। वहां पर मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग है। माँ, आपको पता है, उसके बाद मेरी तनख्वाह डबल हो जाएगी। आप खुश हैं ना माँ? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे बेटे की खुशी के कारण मैंने उसे कोई बात नहीं बताई, लेकिन मुझे पता था कि मेरे बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। सूरज अपनी कंपनी के काम से बाहर चला गया। तभी मेरी बहू को मौका मिल गया। वह अपने ही घर में अपनी माँ और अपनी बहन को बुला लिया। नौकरानी को घर से निकाल दिया। मैं अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करने लगी। एक दिन बहू ने मेरे ही घर में पार्टी रख दिया। उसने अपनी कई सहेलियों को बुलाया और मुझे खाना बनाने के लिए कह दिया। मैंने सारा काम घर का अच्छी तरह से किया, खाना बनाया। जो जो बहू काम कहती गई वह मैं सारे करती गई। लेकिन बेटा, उसी समय पर तुम्हारे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने बहू से कहा, बहू, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ और तुम्हारे ससुर को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। बहू ने कहा, नहीं, जब तक मेरी सहेलियां पार्टी करके नहीं चली जाएंगी तो तुम कहीं नहीं जाओगे। हाल में बहू पार्टी कर रही थी। उसकी सहेलियां खिलखिलाकर हंस रही थी, चाय नाश्ते का मजा ले रही थी। अंदर महेंद्र प्रताप जी को उल्टी शुरू हो गई। खांसते खांसते उनकी हालत खराब हो गई। महेंद्र प्रताप जी हॉल के रास्ते से जाते हुए बाथरूम में गए। कुछ उल्टियां उन्हें रास्ते में भी हो गई। बहू की सहेलियों ने देखा कि यहाँ किसी ने गंदगी कर दिया
वह तिल मिलाकर इधर उधर उठकर खड़ी होने लगी। अरे खुशी, यह कौन बुढ़ा है जो इस तरह से तुम्हारे घर में खांसता हुआ उल्टी कर दिया? छी छी छी, सारा मजा खराब कर दिया इसने तो। खुशी अपनी सास की तरफ आंख दिखाते हुए इशारा किया तो सविता जी ने जल्दी से उस जगह को साफ किया और अपने पति महेंद्र प्रताप जी को वापिस कमरे में ले जाकर लिटा दिया। महेंद्र प्रताप जी की हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन बहू को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। खुशी की सहेलियां बार बार यही कह रही थी, अरे खुशी, यह कौन है जो तेरे घर में है? कैसे कैसे लोगों को तू अपने घर में रखी है? खुशी ने अपनी सहेलियों के सामने कह दिया कि यह मेरे पति के गांव वाले हैं, बहुत गरीब है, इनकी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मेरे पति इन्हें अपने घर में लाकर रखे हैं। ये हमारे घर का काम भी करते हैं और यहीं पड़े भी रहते हैं। तो एक सहेली ने कहा, अरे खुशी, अब यह रोगी हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, इनको अपने घर से निकाल दो। ये क्या तेरे घर का काम करेंगे, ऊपर से तुझे और परेशान करेंगे। तो दूसरी सहेली ने कहा, छी छी, कैसे गंदे लोगों को तू अपने घर में रखती है। तीसरी सहेली ने कहा, अरे मैं तो होती तो इन्हें कब से अपने घर से निकालकर भगा दी होती। तू कैसे इन देहाती गवारों को झेल रही है। सरिता जी ये सब बातें किचन के दरवाजे पर खड़ी खड़ी सुन रही थी, लेकिन वह इस अपमान से ज्यादा भी परेशान थी कि उनके पति की तबीयत खराब है। वह उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। वह चाहती थी कि जल्दी से बहू की सहेलियां चली जाएं तो मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊं। बहू ने पार्टी तो खत्म किया, लेकिन आज उसने अत्याचार की हद कर दी। जब महेंद्र प्रताप जी ने कहा, बहू मेरी तबीयत बहुत खराब है, सविता को मेरे साथ हॉस्पिटल जाने दो या कि तू ही मेरे साथ चल। बहू ने गुस्से से धक्के मारकर ससुर के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और कहा, खबरदार बुढ़े, अगर जो तू बाहर निकला, कुछ नहीं हुआ है, बहाना बना रहा है, कोई बीमारी नहीं, मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही हूँ तो तुझे जलन हो रही है। और सास को कहा, अरे बुढ़िया, अगर तूने घर की साफ सफाई और सारे बर्तन अच्छे से नहीं धोए तो आज तेरी खैर नहीं। सविता जी रोती हुई घर के सारे बर्तन साफ की और घर की पूरी साफ सफाई की। उसके बाद उन्होंने कहा, बहू, अब तो तू मेरी मदद कर दे, मुझे थोड़े पैसे दे दे तो मैं तेरे ससुर को हॉस्पिटल दिखा कर आऊं। इतने में बहू की माँ सामने आते हुए कहने लगी, अरे खुशी, ये तेरे सास ससुर बड़े ढीठ हैं, ऐसे नहीं मानेंगे, तू एक काम कर, इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। वैसे भी जमाई जी को आने में अभी बहुत टाइम है, 6 महीने के लिए बाहर गए हैं, अभी तो सिर्फ 2 महीना ही बीता है, 4 महीने होते होते यह बुढ़ी बुढ़िया स्वर्ग को सिधार जाएंगे और जमाई जी को पता भी नहीं चलेगा। जब कोई बताने वाला ही नहीं होगा सच्चाई, तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। खुशी की बहन ने भी कहा, हाँ दीदी, तुम ऐसा ही करो, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। खुशी अपनी माँ और बहन की बातों में आकर अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। रात को अंधेरे और ठंडी हवा में सविता जी अपने पति को लेकर 1 साल से लपेटे हुए एक खंडहर से घर में आकर ठंड से बचने के लिए रात गुजारी। इतना सब कुछ बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनका गला भर गया। फिर उन्होंने आंसू पोंछा और फिर बताना शुरू किया, बेटा, फिर मैं सुबह तुम्हारे चाचा को सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गई। वहां पर मैं डॉक्टर कैलाश को दिखाई। मैं तो नहीं पहचान पाई, लेकिन डॉक्टर कैलाश मुझे और मेरे पति को पहचान लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि इनकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हुई। बेटा, मैंने उनसे अपनी स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया, बस उनसे यही निवेदन किया कि मेरे पति की अच्छे से दवाइयां कर दो। उन्होंने महीने भर की दवा दी है
और उन्हें अच्छे से देख रेख और पौष्टिक भोजन करने के लिए कहा है। बेटा, डॉक्टर कैलाश को क्या तुम जानते हो? ये वही लड़का है जो हमारे गली में दूसरे मोहल्ले में रहता था। बहुत गरीब था, स्कूल नहीं जाता था। एक दिन कैलाश की माँ मेरे घर पर काम करने आई थी। कैलाश को भी साथ लाई थी। मैंने पूछा, कैलाश को स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? कैलाश की माँ ने कहा, मालकिन, पैसे नहीं हैं। मैं दूसरों के घर में काम करके अपना और अपने बेटे का खाने पीने का किसी तरह से व्यवस्था कर लेती हूँ। मैंने कैलाश को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी ली थी। फिर समय बीतता गया। मैंने कैलाश के बारे में भी जानने की कोशिश नहीं की, और आज जब कैलाश मुझे हॉस्पिटल में मिला तो पहचान लिया। दिनेश लाल जी ने कहा, तो सिर्फ उन्होंने दवाइयां करके ही छोड़ दिया, आगे आपकी मदद नहीं की क्या? सविता जी ने बताया, वह तो हम दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने उनसे कोई मदद भी नहीं ली। बेटा, बेटा, यह बात जो मैं तुमको बता रही हूँ, आज तक मैं किसी से नहीं बताई। दिनेश लाल जी ने कहा, बस करो चाची, बैठो मेरी गाड़ी में और चलो। बताओ, महेंद्र प्रताप चाचा कहाँ हैं? उनके पास मुझे लेकर चलो। सविता जी दिनेश लाल जी के गाड़ी में बैठकर उसी खंडहर सी झोपड़ी में ले गई। दिनेश लाल जी महेंद्र प्रताप जी को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर कैलाश से उनका इलाज चल रहा था, उन्हीं को दिखाया। डॉक्टर कैलाश को दिनेश लाल जी ने सारी बात बताई, जो कि अभी तक सरिता जी ने नहीं बताया था। अब दिनेश लाल जी और डॉक्टर कैलाश जी ने यह कह दिया कि हम दोनों मिलकर इनका ध्यान रखेंगे। भले ही इनके दोनों बेटे विदेश चले गए हैं, लेकिन अभी भी हम दोनों इनके बेटे बनकर इनका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। दवाइयां चली। कुछ ही महीनों के बाद महेंद्र प्रताप जी ठीक होने लगे। महेंद्र प्रताप जी इन दिनों दिनेश लाल जी के घर में रह रहे थे। महेंद्र प्रताप जी जब दवाइयों से कुछ ठीक हो गए, तो उन्होंने एक दिन डॉक्टर कैलाश और दिनेश लाल जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे कुछ काम करना है। मैं इस तरह से बैठकर तुम दोनों के ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकता। दिनेश लाल जी ने कहा, चाचा, बोझ बनने की क्या बात है? मैं इतना तो कमा रहा हूँ कि आराम से बैठाकर दो चार लोगों को खिला सकता हूँ। और वैसे भी मैं अकेला नहीं, अब आपके दो दो बेटे हैं। आप इन्हीं दोनों बेटों के सहारे आराम से रहिए, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दिनेश लाल जी के कहने पर भी महेंद्र प्रताप जी ने जिद कर दिया, बेटा, मैं एक जमींदार हूँ। मैं सारी उम्र चल फिरकर काम करता रहा। अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मेरी हड्डियां सिकुड़ जाएंगी। मुझसे बैठकर नहीं खाया जाता। बेटा, मेरे ऊपर एहसान कर दो, मुझे कोई काम ढूंढ दो। दिनेश लाल जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी कई दुकानें, कई शोरूम चल रहे थे। इसीलिए दिनेश लाल जी ने महेंद्र प्रताप जी का दिल रखने के लिए एक शोरूम उसी शहर में और डाल दिया। शोरूम दिनेश लाल जी के नाम से था, इसीलिए उनका शोरूम चलने में काफी टाइम नहीं लगा। महेंद्र प्रताप जी उसकी देख रेख कर रहे थे। वहां पे एक मैनेजर और कई वर्कर भी रख दिए गए थे। आज दिनेश लाल जी के पास जितने भी शोरूम और दुकानें थी, उनमें से महेंद्र प्रताप जी का शोरूम नंबर 1 पर आता था। महेंद्र प्रताप जी ने एक ऑफर रखा, जिसमें उन्होंने सभी सामानों में 30% की छूट रखी थी। सामान ब्रांडेड हुआ करते थे, इसीलिए वहां लोगों की भीड़ देखते ही देखते जमा हो गई। उसी सेल में महेंद्र प्रताप जी की बहू और उसके बेटे भी गए थे। अब महेंद्र प्रताप जी को घर से निकालते ही उनके बेटे और बहू की हालत ऐसे खराब हो गई थी कि वह एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे। हुआ ये था कि जब उनका बेटा विदेश से लौट रहा था, तो सूरज ने जो भी काम किया था, वहां पे उन्होंने
ट्रेनिंग के दौरान एक पेन ड्राइव में सारी वीडियो बनाकर रख लिया था, लेकिन जब वह अपने देश वापस लौट रहा था तो उसकी पेन ड्राइव गुम हो गई। अब वह अपना प्रोजेक्ट अपने बॉस को कैसे दिखाता। बॉस गुस्से में आकर सूरज को नौकरी से निकाल दिए। इधर सूरज की पत्नी ने बताया कि जब तुम विदेश चले गए थे तो तुम्हारी माँ ने सारे गहने जेवर और पैसे लेकर रात के अंधेरे में ना जाने कहाँ चले गए। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं किया कि अपने ही घर की बात है, बदनामी होगी। यह बात पति को बता दी थी। अब उन्हें एक एक दाने के लिए लाले पड़ रहे थे, इसीलिए वह लोग भी 30% वाली लालच में वहां पर पहुंच गए थे। पहले तो उस शोरूम में कुछ और प्रोग्राम था जिसमें दिनेश लाल जी और उनके परिवार थे। फिर वहां पर एक उद्घाटन था जिसका फीता काटना था और उसके चीफ गेस्ट थे महेंद्र प्रताप जी। जब उनका नाम पुकारा गया तो महेंद्र प्रताप जी अपनी एक चमचमाती हुई कार से सविता जी के साथ वहां पर गए और वह कार से उतरते हुए कोट पैंट पहने, सविता जी काफी कीमती साड़ी पहने स्टेज पर गई और फीता काटे। वहां पर लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। सब लोग तालियां बजाने लगे। वहीं भीड़ में आया हुआ सूरज अपने पिताजी को इतने महंगे कपड़े और कार से उतरते हुए देख स्टेज में फीता काटते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह अपने पिताजी को आवाज देते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक महेंद्र प्रताप जी फीता काट कर निकल चुके थे। वह आवाज देते हुए पीछे पीछे जा रहा था, पिताजी रुकिए, रुकिए तो पिताजी। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी। उनके पीछे मैनेजर और भी जो वर्कर लोग थे वह पीछे मुड़कर सूरज को रोक लिए और पूछने लगे, तुम कौन हो, क्यों आवाज दे रहे हो उन्हें। सूरज ने कहा, मैं उनका बेटा हूँ। तब उनके मैनेजर ने कहा, अरे उनका बेटा तो डॉक्टर विशाल और दिनेश लाल जी हैं, तुम कहाँ से आ गए। अमीर व्यक्ति देखा नहीं कि रिश्ते जोड़ने चले आते हैं। इतना कहकर वह लोग आगे चल दिए, लेकिन सूरज उन लोगों के पीछे पीछे चलता ही गया। जब महेंद्र प्रताप जी घर के अंदर बैठे हुए थे, मैनेजर ने जाकर बताया, सेठ जी कोई व्यक्ति बाहर आया है, अपना नाम सूरज बता रहा और कह रहा है कि आपका बेटा है। इतना सुनकर महेंद्र प्रताप जी ने पहले तो इशारों में मना कर दिया, लेकिन सविता जी वहीं पर उठ खड़ी हुई। उनकी ममता जाग उठी। महेंद्र प्रताप जी ने सविता जी की तरफ देखा। वह समझ गई कि सविता जी अपने बेटे से मिलना चाहती हैं। महेंद्र प्रताप जी ने अपने मैनेजर को इशारा कर दिया कि लेकर आओ। सूरज अंदर जाते ही अपने पिताजी को कहने लगा, पिताजी आपने जो भी किया बिल्कुल गलत किया। आपने अपने ही घर में चोरी करके और आज यहाँ बड़े सेठ बनकर बैठे हो और अपने बेटे को पहचान भी नहीं रहे हो। सूरज की बातें सुनकर सविता का मुंह खुला रह गया। वह अपने बेटे की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखती रह गई। तभी महेंद्र प्रताप जी ने उसके गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया। अरे नालायक, क्या कह रहा है। मैं तेरे घर में चोरी करके और यहाँ सेठ बन गया हूँ। हाँ और नहीं तो क्या। फिर आप यह सब कहाँ से हासिल किए। ठीक ही मेरी पत्नी खुशी कह रही थी कि तुम्हारे माता पिता रात को घर के सारे जेवर, रुपए पैसे और कीमती सामान उठाकर चले गए हैं और उनका कोई पता नहीं। तभी वहां पर दिनेश लाल भी आ जाते हैं। वह सूरज के गालों पर दो थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, अरे अपने पत्नी के प्यार में तुम अंधे हो गए हो। अपने बूढ़े माता पिता पर इतना घिनौना आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। आओ मेरे साथ, सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। दिनेश लाल जी सारी सच्चाई बताते हैं कि किस तरह से तुम्हारी पत्नी ने बूढ़े माता पिता को लाचार और बीमारी की हालत में घर से बाहर निकाल दिया था।
किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को दुख से बाहर निकाल कर आज इस माहौल तक पहुंचे हैं और आज तुम अपने पिताजी को ही दोष दे रहे हो। दिनेश लाल जी की बातें सुनकर सूरज शर्मिंदगी से भर गया और वह गुस्से से निकल गया कि जाकर अपनी पत्नी से अभी के अभी सवाल करेगा, उसे यहाँ लेकर आता है। लेकिन जब वह घर गया तो उसकी पत्नी घर में नहीं थी। उसने 2 घंटे 3 घंटे इंतजार किया, फिर उसने अपनी सास को फोन लगाया। उसकी सास ने बताया कि जमाई जी, मैं अपनी बेटी खुशी को हॉस्पिटल में एडमिट की हूँ, उसे लकवा मार गया है। वह जब स्टेज पर अपने ससुर को महंगे कपड़े और महंगे जेवरातों से सजी सास को देखा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे सदमा लगा है। अब वह ना तो बोल पाती है और ना ही अपने हाथ पैर हिला पाती है। सूरज जब हॉस्पिटल गया तो उसकी पत्नी सिर्फ सूरज को देखकर आत्मग्लानि से आंसू बहा रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। सूरज ने अपने मम्मी पापा को भी फोन करके बता दिया। महेंद्र प्रताप जी और सरिता जी भी हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर कैलाश को इलाज करने के लिए कहा। डॉक्टर कैलाश ने सविता जी के बहू का इलाज किया और बहुत ही जल्दी खुशी भी ठीक होकर घर चली गई। सूरज ने भी अपने माता पिता से माफी मांगकर घर वापस आने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन सविता जी और महेंद्र प्रताप जी ने साफ मना कर दिया अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए। लेकिन उनकी हालात को देखते हुए महेंद्र प्रताप जी ने अपने ही शोरूम में सूरज को मैनेजर के पद पर नौकरी दे दी थी। लेकिन महेंद्र प्रताप जी सिर्फ एक नौकर और मालिक का ही रिश्ता अपने बेटे के साथ रख रहे थे। उससे ज्यादा उनके दिल ने नहीं कहा कि वह अपने बेटे को माफ कर दे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधे राधे।